हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में लास्ट टाइम हमने देखा था COP26 के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ चीज़ें इसकी बची हैं वो देखेंगे। तो देखिए मीथेन प्लेज ये क्या था। देखिए COP26 में 103 देशों ने वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए जो COP26 हुआ था, पूछ सकते हैं कि ये क्या है और कब हुआ था। तो उसमें क्या है, 103 देशों ने वैश्विक मीथेन जो प्रतिबद्धता थी उस पर साइन किए थे। इस प्रतिबद्धता को पहली बार सितंबर 2021 है ये में घोषित किया गया था। ये समझौता वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर के आधार पर वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 30% कम करने के लक्ष्य को निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या करना है, 2030 तक, ये ध्यान रखिए 2030 तक क्या करना है, 2020 के स्तर के आधार पर, मतलब हम ये देखते हैं कि किस ईयर से देखेंगे, मतलब 2020 में कितना उत्सर्जन हो रहा था, है ना। तो 2030 तक क्या है, जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन होता है उसको 30% तक कम करना है, ये लक्ष्य है। तो देखिए 2030 ये दोनों आप कनेक्ट करके थोड़ा याद रखिए, पूछ सकते हैं ना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो और उसके बाद आया था ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, ये क्या है। तो देखिए COP26 की एक संभावित महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा है। क्या है ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, जिससे भारत सहित 42 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो भारत और बाकी के 42 देशों ने इसे अनुमोदित किया है। ये स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संवहनीय समाधानों के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए प्रयास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा है, इसमें क्या है, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ मतलब इन क्षेत्रों में जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ठीक है, संवहनीय समाधानों के विकास और तैनाती में तेजी लाने का एक प्रयास होगा ये। आगे देखिए क्या करना चाहिए, विकसित देशों को जर्मनी और स्वीडन के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध शून्य का लक्ष्य वर्ष 2045 तक निर्धारित करना चाहिए। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए, जर्मनी और स्वीडन जैसे एग्जाम्पल देखने चाहिए, जिनका क्या है कि हमें 2045 तक क्या है, नेट ज़ीरो एमिशन करना है। भारत के लिए सुझाव, भारत को वर्ष 2070 लक्ष्य के परिणाम स्वरूप कार्बन स्पेस में 18.1% की हिस्सेदारी होगी, जो वैश्विक जनसंख्या में 17.7% की हिस्सेदारी से थोड़ा अधिक है। तो देखिए भारत का जो लक्ष्य है उसके अनुसार क्या है, 2070 तक कार्बन स्पेस में, मतलब भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी, 18.1%, जो उसकी जनसंख्या है 17.7%, उससे थोड़ा अधिक है ये। तो जो चीज़ें हमें भारत के लिए बता रहे हैं, तो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन, भारत में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में फेजिंग डाउन के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, मतलब कोयले को हटाना, ठीक है, कोयले के यूज़ को। तो इसके लिए क्या है, हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले की हिस्सेदारी मौजूदा 72% से घटकर 50% हो जाने की संभावना है। मतलब जो कोयले आधारित विद्युत उत्पादन है उसको कम करने, मतलब कोयले के यूज़ को उसमें कम करने की कोई प्रतिबद्धता तो भारत ने नहीं की है, लेकिन जैसे अभी हम नवीकरणीय ऊर्जा जो ज़्यादा यूज़ में लाने वाले हैं, तो उससे क्या है कि कोयले की हिस्सेदारी 50% हो जाएगी। तो उपयुक्त वित्तपोषण प्राप्त होने की स्थिति में पुराने अकुशल और प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों की त्वरित सेवानिवृत्ति की नीति बनाई जानी चाहिए। मतलब कि अगर आपको मतलब वित्त पोषण, अगर आपको पैसे फाइनेंस मिल रहा है डेवलप कंट्री से, तो आपको जल्दी से जल्दी क्या है, ऐसे जो पुराने अकुशल संयंत्र हैं उनको हटाना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, ठीक है, वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवहन में पेट्रोल और डीजल को चरणबद्ध रूप से कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो देखिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें, कुछ पॉइंट्स तो आप हमेशा लिखें इन्वायरमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना। तो भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक उसको नेट ज़ीरो एमिशन करना है। तो इसके लिए क्या है, जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उनको धीरे धीरे उनमें कमी ला के, और फिर उन्हें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उनमें उपयोग करने वाले जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देना की ज़रूरत है। भारत के संदर्भ में नवीकरणीय क्षमता के विस्तार के लिए नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है, जो अवसंरचना निर्माण, कुशल विद्युत बाजार सृजन और विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कमजोरी को ठीक करने जैसे समाधानों पर लक्षित हो। तो अगर देखिए भारत में हमें नवीकरणीय क्षमता में विस्तार करना है, तो हमें कुछ नीतिगत कार्रवाई भारत को करनी चाहिए, जैसे जो अवसंरचना निर्माण करना है, कुशल विद्युत बाजार सृजन, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कमजोरी को ठीक करने जैसे समाधान पर लक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो इन कंपनियों की कमजोरी को ठीक करें। अब यहाँ पे हमारा COP26 का ख़त्म हो गया है।
अब COP27 जो है उसका मैं आपको लास्ट में ज़रूर बता दूंगी कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट उसमें। वो ज़रूर अपन को पढ़ना है, ठीक है, वो हम ऐड करते जाएंगे अपने वीडियोस में। इसके बाद आगे कुछ जो हमारे है इन्वायरमेंट से जुड़े हुए वो देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो देखिए UNFCCC द्वारा विकसित रेड प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रेड जो होता है REDD+, इसका ये UNFCCC द्वारा विकसित है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा विकसित है REDD+, REDD+। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ों को कम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो मतलब हमें इनसे क्या है जो मतलब एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, ठीक है। बनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, बनों को काटना होता है डिफॉरेस्टेशन, और बनों के निम्नीकरण फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से लगभग 17% कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। देखिए पेड़ जो होते हैं ना, एक तरीके से समझिए कि वो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, समझिए आइए कि वो स्टोरेज है कार्बन का। उन्हें काट रहे हैं तो जो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उनमें है, जो कार्बन उनमें है, वो रिलीज हो जाती है। तो क्या होता है कि कार्बन डिग्रेडेशन मतलब उसका कम हो रहा है फॉरेस्ट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैस का है उनका उत्सर्जन होता है, ठीक है, एमिशन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे उनकी जड़ों के अंदर कार्बन की एक विशाल मात्रा संचित रहती है। मैंने आपको बताया ना, जो पेड़ होते हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, जो वैश्विक यातायात क्षेत्र की कार्बन उत्सर्जन मात्रा से भी ज़्यादा है। मतलब टोटल जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है, उससे भी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन पेड़ काटने से हो रहा है, ये बता रहे हैं। REDD+, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC के सदस्य देशों द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र मैकेनिज्म है जो विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित इंसेंटिव देता है। तो क्या है REDD+, पूछा जाए तो देखिए पहली बात किसके द्वारा है, तो UNFCCC के द्वारा। विकसित देशों का, जो डेवलप कंट्रीज है, उनका एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तंत्र है, जैसे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको क्या है, अपने वो अगर वो अपने वनों की रक्षा करते हैं तो उनको इंसेंटिव्स देता है, ठीक है। अब जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो पेड़ हैं वो अमेजोन के फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। अब वो काटे कि भाई हमें अपना डेवलपमेंट करना है, पर अगर वो नहीं काट रहे हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव दिए गए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इसके लिए उन्हें विभिन्न विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो विकासशील देश होते हैं उन्हें विकसित देशों और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे वित्तीय और तकनीकी, ठीक है, सहायता भी मिलेगी। REDD+ कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आंका जाता है, गलत लिखा आंका जाता है, और उतने मूल्य की कल्याणकारी योजना या प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान किया जाता है। मतलब वो देखेंगे कि जो कार्बन जो वन है, पेड़ है, उसमें जो संचित कार्बन है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए, ठीक है, तो उसे उन्हें उतने ही पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें उसी मूल्य के अनुसार जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान किया जाता है, प्रत्यक्ष लाभ उन्हें दे दिया जाता है या उन्हें ऐसी योजनाएं का लाभ दिया जाता है। इससे संबंधित देशों की सरकारी और स्थानीय समुदाय को वन संसाधनों के बेहतर उपयोग की प्रेरणा मिलती है। तो मतलब जो देश हैं ऐसे जिनके यहाँ बहुत वन है, बहुत उनका इंपॉर्टेंस है, तो उन्हें क्या है कि इस तरह की प्रेरणा मिलती है कि वो अपने वन संसाधनों को संरक्षित करें, उनका बेहतर उपयोग करें, ठीक है। इस प्रकार REDD+ वनों की कटाई, उनके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की बजाय उन पर स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो REDD+ क्या कर रहा है, मतलब उन पर बहुत बैन नहीं लगा रहा है कि आप एकदम काटना बंद कर दें, मतलब खुद पे नियंत्रण करें, मतलब इस तरीके से, क्योंकि आपको दूसरा लाभ मिल रहा है तो आप उसे नहीं काटेंगे। REDD+ ना केवल पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है, ठीक है। अब इससे देखिए वन नहीं कट रहे हैं तो पर्यावरणीय लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन अब वो पैसे दे रहे हैं तो देश उसे अपने मतलब समाज को सुधारने में लगा रहे हैं, तो ये भी सामाजिक लाभ भी इससे मिलते हैं, आर्थिक लाभ। इसी तरह REDD++ में उन क्षेत्रों को चुना जाता है जहाँ कार्बन की मात्रा तो कम होती है किंतु जैव विविधता उच्च होती है। तो ठीक है, REDD++ क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, REDD++ में क्या है, उन क्षेत्रों को चुना जाता है, ठीक है, जहाँ क्या है कार्बन की मात्रा तो कम है किंतु जैव बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों को चुना जाएगा, ठीक है। मतलब ये कार्बन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे देख रहे हैं। अन्य बहुपक्षीय REDD+ पहलों में विश्व बैंक द्वारा संचालित वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शामिल है। तो अदर जो बहुपक्षीय REDD+ पहल है उनमें कौन से तो वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित है, याद रखिए किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित वन कार्बन
भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये नाम याद रखिए, और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इसमें शामिल है। अर्थात ये रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये जो हमारे क्या बोलते हैं पहले हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, जो रेड प्लस है उस प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रेड कार्यक्रम, यूएन रेड प्रोग्राम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का रेड कार्यक्रम रेड प्लस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित नहीं है, ठीक है। यूएन का जो रेड प्रोग्राम है वो रेड प्लस जो कार्यक्रम है उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब कि बल्कि ये यूएनडीपी, यूनेप और खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक कार्यक्रम है। तो ठीक है, ये मतलब ये क्या है, यूएनडीपी, यूनेप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनेप और खाद्य और कृषि संगठन जो है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका संयुक्त रूप से संचालित एक कार्यक्रम है। तो इन तीनों से मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम है जो विकासशील देशों को रेड प्लस से मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो जो यूएन का रेड प्रोग्राम है वो क्या करता है, 3 का है, याद रखिए, 3 को मिला के यूएनडीपी, यूनेप और एफएओ, ठीक है, इनका संयुक्त रूप से कार्यक्रम है जो क्या करता है, विकासशील देशों को, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको रेड प्लस से जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए, ठीक है, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये ध्यान रखिए, मतलब कि उन देशों को रेड प्लस से जो उनको मतलब उनकी क्षमता बढ़ाना, कि उन्हें उनसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने की उनकी क्षमता बढ़ सके, इसके लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता देना इस कार्यक्रम का प्रयास है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एनवायरनमेंट से इंपॉर्टेंट बची हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।